गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने बुक बीएफएम में मॉड्यूल ए का मॉड्यूल सी हम लोग मॉड्यूल ए कंप्लीट कर चुके हैं। मॉड्यूल सी में यूनिट 19 स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से जो हमें पढ़ना है, सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेजरी, मार्केट रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क, रिस्क मेजर, वैल्यूएट रिस्क एंड ड्यूरेशन। वैल्यूएट रिस्क VAR जिसको बोलते हैं, ड्यूरेशन, ठीक है। यूजर डेरिवेटिव इन रिस्क मैनेजमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है। हमेशा की तरह ऑब्जेक्टिव, किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखा है, द चैप्टर यू विल लर्न सम एस्पेक्ट ऑफ ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूडिंग नेचर ऑफ रिस्क, कॉन्वेंशनल टूल फॉर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क मेजर एंड वे दे आर यूज्ड, ठीक है। सबसे पहला है सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेजरी। सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेजरी, ठीक है। ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट में जो है सबसे पहला आता है, सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेजरी में पहला आता है सबसे पहले ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट में क्या है, ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट अज्यूम इंपॉर्टेंस ऑफ टू रीजंस, ठीक है। पहला, द नेचर ऑफ ट्रेजरी एक्टिविटी सच दैट प्रॉफिट आर जनरेटेड आउट फ्रॉम द मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड मार्केट रिस्क इज प्रेजेंट एट एवरी स्टेप, ठीक है। दूसरा जो कहता है, ट्रेजरी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस शीट मैनेजमेंट, ठीक है, दैट इज मार्केट रिस्क जनरेटेड बाई अदर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। वी ठीक है ना। तो जो ट्रेजरी के जो ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट है, इसका मोस्टली जो दो है कि द नेचर ऑफ ट्रेजरी एक्टिविटी सच एज प्रॉफिट। ट्रेजरी का जो मूल जो उद्देश्य है वो क्या है, प्रॉफिट करना, प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है। और सेकंड क्या है, सेकंड जो हमारा कहता है, अच्छा, जनरेटेड आउट ऑफ द मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड मार्केट रिस्क प्रेजेंट एट एवरी स्टेप। इसके बीच में भी जो है, रिस्क के बीच में भी जो है, ट्रेजरी का जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है। दूसरा जो कहता है, दूसरा जो कहता है, इसमें कहता है कि ट्रेजरी का जो सेकंड काम है, ट्रेजरी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस शीट मैनेजमेंट। ट्रेजरी और क्या करती है, बैलेंस शीट मैनेजमेंट का भी काम करती है, ठीक है। वो चाहे खुद की हो या अगर किसी और डिपार्टमेंट के थ्रू हुई हो तो उसकी भी कर सकता, अदर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट को लेकर। अब ट्रेजरी का जो कंसर्न है मोस्टली ट्रेजरी रिस्क में क्या है वो, कि कहता है बैंक मैनेजमेंट इज हाईली सेंसिटिव टू ट्रेजरी रिस्क, ठीक है। ट्रेजरी रिस्क के लिए हाईली सेंसिटिव होता है बैंक मैनेजमेंट। either risk arises out of the high leverage in the treasury business enjoy, ठीक है। क्योंकि कि हाई लेवरेज, जब भी ज्यादा ट्रांजेक्शन जहाँ पे होगा, ज्यादा लेवरेज होगी, तो वहां पे रिस्क भी एसोसिएटेड होगा। तो मैनेजमेंट क्या है कि हमेशा इसके प्रति कंसर्न रहता है या सेंसिटिव रहता है। द रिस्क इज लूजिंग कैपिटल इज मच हायर देन से इन द क्रेडिट बिजनेस। इसमें क्या है, एक झटके में क्या है, अब ट्रेजरी क्या है, मार्केट में इसने, मार्केट में ट्रेजरी ने जो है मार्केट में इन्वेस्ट किया, मार्केट में इन्वेस्ट किया, ठीक है। अगर मार्केट तुरंत ही डाउनफॉल हो गई तो कैपिटल लॉस, लॉस हो जाएगा ना, कैपिटल लूज हो जाएगी, कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल लूज हो जाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा कंसर्न ये रहता है, मच हायर देन, लूजिंग कैपिटल इज मच हायर देन से इन द क्रेडिट बिजनेस। देन क्रेडिट बिजनेस जो हम लेंडिंग करते हैं उसमें इतनी रिस्क तो नहीं होती, इसकी तुलना में कम रिस्क होती है। तो बैंक कैपेसिटी टू एक्सटेंड लोन इज लिमिटेड बाय द रिसोर्स एंड इट्स कमांड, दैट इज डिपॉजिट एंड अदर बोरोइंग्स। अब कहता है, इन केस ऑफ लोन द रिस्क इज लिमिटेड टू द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। लोन के केस में क्या है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का ही लॉस हो सकता है, विच में बी लॉस्ट फुल्ली और पार्टली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मोस्ट ऑफ द लोन्स आर आल्सो सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट। लेकिन लोन्स में क्या है, टेंजिबल एसेट से भी सिक्योर होते हैं लोन्स। फुल्ली द रिस्क इज कैप्ड by the amount invested in the loan asset, potential loss and loan assets is known as credit risk, ठीक है। ट्रेजरी ऑन द अदर हैंड हैज ए वेरी लो फंडिंग रिक्वायरमेंट। ट्रेजरी जो है इसको क्या है, कम फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, विच वी कॉल एज ए हाई लेवरेज। मतलब ट्रेजरी के पास
कम फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम हाई लेवरेज कहते हैं। फॉर इंस्टेंस ट्रेजरी कैन बाई एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज एट वैल्यू ऑफ 100 करोड़ विदाउट एनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड। ठीक है, 100 करोड़ तक का जो है ना फॉरेन एक्सचेंज का सेल एंड बाई ट्रेजरी बिना किसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड के कर सकती है, एक्सेप्ट फॉर एलोकेशन ऑफ रिस्क कैपिटल टू द कैपिटल एडुकेसी रेशियो ऑफ आरबीआई। आरबीआई का अथी इसका ट्रेजरी का काम ये भी तो है ना, एसएलआर और सीआरआर मेंटेन करना। तो रिस्क कैपिटल के बाद जो बचता है 100 करोड़ तक की, वो क्या है, बाई एंड सेल कर सकती है। एट द सेम टाइम एनी एडवर्स मूवमेंट इन द एक्सचेंज रेट ₹1 में रिजल्ट इन लॉस एंड over 1 करोड़ टू ए बैंक विच इज स्ट्रेट लॉस टू द कैपिटल। मतलब आप 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है, इसमें 1% भी जो है अगर लूज कर गए आप, तो टोटल 1 करोड़ का नुकसान हो गया ना। The second reason for the management concern is larger transaction, large size of transaction। ट्रेजरी क्या है, सबसे लार्ज साइज ऑफ ट्रांजेक्शन करती है, डन एट ए सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेजरर। अब जो कहता है, एज वी have earlier learned, whether the foreign exchange or money market or investment business, the value of a single transaction may be ranged to 5 to 50 करोड़ और even in more banks। मान लीजिए कि जो ट्रेजरी जो मार्केट में ऑपरेशन करती है, वो जब इंटरफेयर करती है मनी और इन्वेस्टमेंट मार्केट में, इन्वेस्टमेंट बिजनेस में, तो 5 करोड़ टू 50 करोड़ मिनिमम करती है। इवन क्या हो सकता है कि इससे ज़्यादा बड़े बड़े बैंकों में जो है, लार्जर बैंक में जो है, ये जो हमारा रेशियो है लार्जर बैंक में, ये ज़्यादा हो सकता है। लार्जर बैंक में इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया ज़्यादा। Either limit are delegated to the treasury in advance, and individual market deals rarely need approval from the management if the treasury commit an error of judgment। अगर ट्रेजरी से कोई गलती हो जाए तो consequent losses of the bank would be enormous। लंबा लॉस हो जाएगा, ह्यूज लॉस हो जाएगा। A third factor closely connected to the above is the losses in the treasury business materialize in very short term and transaction once confirmed are irrevocable। अगर ट्रांजेक्शन आपने कर दिया तो वो क्या होता है, irrevocable होता है, hence no corrective action is possible। Particularly foreign exchange market reacts so fast that the profit or losses on the trade deals are almost instantaneous। Traders are generally not allowed to hold open position for a long as the risk of losses increase with the time। मैंने कहता है, अब नेक्स्ट जो कहता है, द सोर्स ऑफ रिस्क इन अ ट्रेजरी एक्टिविटी वेरिएशन इन द मार्केट प्राइस ऑफ ए करेंसी और सिक्योरिटी व्हेन देयर इज अ गैप बिटवीन द बाई लेग और सेल लेग इन द ट्रांजेक्शन। द सोर्स ऑफ रिस्क, रिस्क का जो सोर्स है वो कहाँ से आता है, बाई लेग से और सेल लेग के बीच का जो गैप होता है उससे आता है। द रिस्क इज हेंस टर्म्ड एज ए मार्केट रिस्क। तो इसको क्या बोलते हैं हम, मार्केट रिस्क बोलते हैं, एज अपोज टू द क्रेडिट रिस्क इन द लोन एसेट। क्रेडिट रिस्क, लोन एसेट में कौन सा रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क होता है। द वेरिएबिलिटी ऑफ प्राइस अपवर्ड और डाउनवर्ड इज नोन एज वोलेटिलिटी। प्राइस में जो चेंजेज हुआ, प्राइस में जो अपवर्ड या डाउनवर्ड जो चेंजेज होगा उसे ही क्या कहते हैं, वोलेटिलिटी कहते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ करेंसी इट इज नोन एज वोलेटिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट एंड इन केस ऑफ बॉन्ड इट इज अ वोलेटिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, बॉन्ड के केस में वोलेटिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, और एक्सचेंज रेट, बॉन्ड के केस में वोलेटिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट बोलते हैं। नहीं, करेंसी के केस में वोलेटिलिटी ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, और बॉन्ड के केस में वोलेटिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। ठीक है, ट्रेजरर ऑल्सो फेसेस फंडिंग रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क। ट्रेजरी को क्या है, फंडिंग रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क भी होता है। सब जितने भी सेटलमेंट होते हैं उसको भी फंड करना होता है। ट्रेजरी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिज द फंडिंग गैप्स of the bank by the borrowing fund in the market। Short notice liquidity involves managing cash flow mismatch, and if the liquidity is not readily maintained, interest cost will be goes up, sometimes threatening the viability of banking operation। लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट जो है, लिक्विडिटी
और इंटरेस्ट रिस्क, ये दोनों क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू। बट द रिस्क आर डील्ड सेपरेटली, लेकिन दोनों को अलग अलग डील किया जाता है। एज द बैंक आर हाईली सेंसिटिव टू लिक्विडिटी रिस्क, more about market risk in the later part of the section, ठीक है। treasury risk are primarily managed by conventional control and supervisory measure, mostly in the nature of preventive strip, which may be divided into three parts। अब treasury का जो रिस्क होता है वो किस किस पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, मैनेज करने के लिए सबसे पहला काम है ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। एक्सपोजर की सीलिंग लगाई जाती है। लिमिट्स ऑन ट्रेडिंग पोजीशन एंड स्टॉप लॉस लिमिट, ठीक है। Organizational control. The organizational control refers to the checks and balances with the system. Treasury is basically divided into three parts: the front office, back office and mid office. Treasury के तीन पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले ही आपको बताया फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस और मिड ऑफिस, तीनों मिला के ट्रेजरी ऑफिस बनता है, ठीक है। तो फ्रंट ऑफिस जनरेट डील, फ्रंट ऑफिस का क्या काम है, जनरेट डील विद द काउंटर पार्टी, परचेज एंड सेल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटी एंड लेंडिंग ऑपरेशन। अब नेक्स्ट जो कहता है ट्रेजरी में इंटर इनटू करेंसी डीलिंग आइदर इन इट्स ओन ट्रेडिंग बुक और ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट मर्चेंट बुक, जो कॉर्पोरेट्स जो डायरेक्ट डीलिंग करते हैं उसे मर्चेंट बुक क्लाइंट के बिहाफ, और ऑन द बैंक इंटरनल रिक्वायरमेंट। सिक्योरिटी डील्स आर आइदर फॉर द बैंक एसएलआर रिक्वायरमेंट or for the treasury own trading book. Though treasury may also buy and sell security on behalf of its retail clients, the activity as on date is not very significant. Many banks have associated companies specialized in fund management. ये हम लोगों ने पहले भी देखा था। Treasury money market activity is exclusively to meet banks own requirement. Treasury जो मनी मार्केट का डील्स करती है, मनी मार्केट डील्स जो करती है स्पेशली अपने लिए करती है, ठीक है। ट्रेजरी में फ्रंट ऑफिस का क्या काम है, फ्रंट ऑफिस का क्या काम है, काउंटर पार्टी से डील करना, ठीक है, परचेज एंड सेल्स। दूसरा क्या कहता है, फ्रंट ऑफिस को कौन हेडेड करता है, चीफ डीलर जो बोलते हैं, चीफ डीलर, ठीक है। असिस्टेड बाय डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज, सिक्योरिटी मार्केट एंड मनी मार्केट। लार्जर बैंक में हैव डीलर स्पेशलाइजिंग इन स्पेसिफिक एक्टिविटी सच एज कॉर्पोरेट डीलर, क्रॉस करेंसी डीलर, इक्विटी डीलर, ठीक है। अब बैक ऑफिस जो आता है, फ्रंट ऑफिस तो हो गया, बैक ऑफिस का क्या काम है, सेटलमेंट करना है, जो भी डील्स हो गया उसका सेटलमेंट, अकाउंटिंग एंड कंफर्मेशन, इसका काम हो गया सेटलमेंट, कंफर्मेशन एंड अकाउंटिंग, ठीक है, ये बैक ऑफिस का काम है। बैक ऑफिस ऑब्टेन इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी डील फ्रॉम द काउंटर पार्टी एंड सेटल द डील ओनली इफ विद इन द एक्सपोजर लिमिट अलाउड द काउंटर पार्टी, ठीक है। ट्रेजरी क्या करती है कि जो डील आपने फ्रंट ऑफिस ने किया उस फ्रंट ऑफिस को एक एक करके वेरीफाई करती है, और वो जो डील उसके लिए जो डील साइज लिमिट सेट करी गई है काउंटर पार्टी के लिए उसके विद इन अगर है तो डील को सेटल करती है। Back office is also verifies the rates prices mentioned in the deal size, deal slip are confirming to the market at the time the deal is entered into. Such verification is done by scanning the Reuters Bloomberg screen and nothing down the market rates are regular interval of the day. Back office has also overall responsibility for compliance with exposure limit and position limit is imposed by the management and RBI for accuracy and objectivity of transaction detail, ठीक है। तो बैंक का मिडिल ऑफिस का क्या काम है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बैक ऑफिस का जो मिड ऑफिस का जो काम है, मिड ऑफिस इसका काम ही है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन MIS का वर्क, ठीक है। मिड ऑफिस इंश्योर ट्रेजरी कंप्लायंस विद बोर्ड अप्रूव पॉलिसी बियरिंग एफेक्ट्स रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ठीक है। Some of the key responsibility of mid office are monitoring compliance। की responsibility क्या क्या है इसकी, मिड ऑफिस की, मिड ऑफिस की जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो पहला क्या है, मॉनिटरिंग कंप्लायंस,
कंप्लायंस। दूसरा है विद द रिस्क लिमिट सेट टू द रिस्पेक्टिव पॉलिसी, इंश्योरिंग कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इंश्योरिंग कंप्लायंस। और तीसरा है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट डेली मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन ऑफ द ट्रेजरी मैनेजमेंट, मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन ऑफ द ट्रेजरी पोजीशन, M2M करना है, M2M वैल्यूएशन ऑफ ट्रेजरी पोजीशंस। चौथा हो गया वेरिफिकेशन ऑफ प्राइसिंग, वेरिफिकेशन ऑफ प्राइसिंग, ठीक है, ट्रेजरी प्रोडक्ट प्राइसिंग TP, ठीक है, इंक्लूडिंग डेरिवेटिव एंड पीरियोडिक रिपोर्ट्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। इतने काम इसके ट्रेजरी के की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, किसके, मिड ऑफिस के। मिड ऑफिस मेंटेन द ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल ऑफ द ट्रेजरी एंड मॉनिटर द लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट risk closely in the line with asset liability management guidelines. In quite of the few banks, the ALM support group is a part of mid office. अच्छा, मिड ऑफिस का ही पार्ट होता है ALM support group, ठीक है। It is a quiet bank, ALM support group mid office wise closely the mid front office and back office function need to be segregated totally, with the both offices reporting independently to the treasury head. Mid office may report directly to a senior executive outside the treasury, such as chief रिस्क ऑफिसर, टू इंश्योर बेटर रिस्क कंट्रोल। और जो नेक्स्ट कहता है, जो नेक्स्ट है हमारा वो है इंटरनल कंट्रोल। सबसे पहला है हमारा इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल जो है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल आर पोजीशन ऑफ लिमिट एंड स्टॉप लॉस लिमिट। इंटरनल कंट्रोल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पोजीशन लिमिट है और स्टॉप लॉस लिमिट। द लिमिट आर इम्पोज्ड ऑन ए डीलर who trade in foreign exchange and security. Trading is a high risk area vulnerable to the sudden market fluctuation, and the limit imposed by management are preventive nature. अच्छा, अब ट्रेडिंग लिमिट हो गए। ट्रेडिंग लिमिट जो फॉरेक्स में होते हैं ट्रेजरी के ट्रेडिंग लिमिट्स ये फॉरेक्स में जो होते हैं ट्रेजरी के, ठीक है। ये किस टाइप के, तीन टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स। पहला लिमिट ऑफ डील साइज, लिमिट ऑफ डील साइज। दूसरा हो गया एंड ओपन पोजीशन, डील साइज एंड ओपन पोजीशन। दूसरा हो गया स्टॉप लॉस लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट्स, ठीक है। और लिमिट ऑन डील साइज हो गई, लिमिट ऑन ओपन पोजीशन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस लिमिट, ऑल लिमिट्स आर एक्सप्रेस इन एब्सोल्यूट अमाउंट्स, ठीक है। लिमिट ऑफ डील साइज प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाई एंड सेल ट्रांजेक्शन। ये डील साइज लिमिट क्या है, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन की जो वैल्यू होगी वो प्रिस्क्राइब करती है, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू, से किसकी, सेल ट्रांजेक्शन की, सेल एंड बाय ट्रांजेक्शन, बाय TX, ठीक है। द लिमिट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पोटेंशियल लॉस ऑफ द डील। The limit generally corresponds to the marketable size of the transaction and applies only on trade deals and not on merchant deals, since it would be recovered from back to back. Open position refer to the trading position where the buy sell position are not matched, ठीक है। जब ट्रेजरी जो है बाई और सेल का काम करती है तो उसमें जब मैच नहीं हो पाता, यानी कि सामने बैलेंस जो है कोई एक साइड की तरफ झुकी रहती है, उसका जो उसको तराजू का पलड़ा कह सकते हैं, तो वो क्या, ट्रेजरी ओपन पोजीशन में होती है, ठीक है। जब भी बाई एंड सेल के बीच, ठीक है, जो मैचिंग नहीं अगर होता है, अगर मैच नहीं हो पाता है तो ट्रेजरी किस में रहती है, ओपन पोजीशन में, ठीक है। तो कहता है दैट ट्रेजरी में बाई USD 1 million एंड होल्ड ऑन द पोजीशन with intention to sell when the USD appreciate against the rupee. Not only there is a potential if US dollar is appreciate, but there is also carry a cost of the treasury loss interest on the USD fund, carry very minimal interest during the holding period. But the fact remains that the buying of USD bank would have paid a rupees, and this rupee is also carrying a cost. Treasury may also take forward position expecting the rise or a fall in the exchange rate. ट्रेजरी क्या करती है, फॉरवर्ड पोजीशन भी रखती है इस उम्मीद पे कि फ्यूचर में इसका पोजीशन अच्छा होगा, ठीक है।
The overnight limit are smaller when compared to the daylight limit, as the dealers may continue to hold the position of the next day and during the night of the forex market would be achieved, but no one tracking the position. Position limit are prescribed currency wise. ठीक है, as also aggregate position expressed in rupees. For the purpose of aggregation, currency wise net position in the first transaction into USD at the day-end rate and then converted into rupees. The overnight limit are to be pre-approved by RBI, which also prescribe the method of arriving the aggregate position. नेक्स्ट जो हमारा फ्रेंड्स कहता है कि इवन व्हेन देयर इज ए मैचिंग पोजीशन, अगर ट्रेजरी की पोजीशन मैच भी कर गई तो भी वहां लॉस की संभावना रहती है। क्यों? इफ द डिलीवरी डेट इज डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब कहता है नेक्स्ट जो स्वैप डील है, इन अ डीलर में परचेज यूएसडी एट ए स्पॉट एंड सेल इट फॉरवर्ड से आफ्टर 3 months, इट इज अ मैच डील एज द परचेज एंड सेल प्राइस हैज प्री फिक्स्ड, हेंस देयर इज नो एक्सचेंज रिस्क। अगर पहले से ही उसने यूएसडी परचेज किया और इसको फॉरवर्ड में सेल पर लगा दिया 3 month के लिए, तो ये क्या है? मैच पोजीशन है, क्योंकि उस समय तो कोई इशू नहीं है, तो क्या होता है यहाँ एक्सचेंज रिस्क नहीं होता है। हाउएवर फॉरवर्ड प्राइस आर डिराइव्ड आउट ऑफ द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल and there is no opportunity cost if interest rate moves adversely during the transaction period. The risk is a forward position is measured by gap. जो रिस्क होता है फॉरवर्ड पोजीशन में उसे कैसे मैच करते हैं? गैप से। रेसिडुअल टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन which are then capped with the gap limit akin to position limit on the spot transaction. All the forward are revalued periodically. जो भी फॉरवर्ड डील्स हैं वो फॉरवर्ड डील्स को रिव्यू करना जरूरी है, ठीक है ना, पीरियोडिकली बेसिस पर। ठीक है, and the outstanding position in each time bucket are subjected to gap limit. The gap limit is internally approved by the management. gap limit कौन अप्रूव करता है? मैनेजमेंट करता है। गैप लिमिट जो है हमारा कौन अप्रूव करता है? मैनेजमेंट। ठीक है, पोजीशन लिमिट एंड गैप लिमिट अट्रैक्ट कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब ये पोजीशन लिमिट या गैप लिमिट अगर होती है तो इसमें क्या चाहिए? कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, किसके लिए? फॉर प्रोविजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। सिमिलर कंट्रोल एग्जिस्ट इन सिक्योरिटी ट्रेडिंग। ठीक है, सिक्योरिटी ट्रेडिंग में भी सिमिलर कंट्रोल चाहिए, वेयर द साइज ऑफ अ डील, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग एंड होल्डिंग पीरियड आर डिफाइंड बाय द मैनेजमेंट। कौन डिफाइन करता है? मैनेजमेंट डिफाइन करता है। फॉर नॉन एसएलआर सिक्योरिटी मिनिमम क्रेडिट रेटिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय मैनेजमेंट। ठीक है, अब कहता है नेक्स्ट जो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस सिंपल सा समझिए, जैसे आपने एक शेयर लिया 100 रुपए की, ठीक है ना, आप इस उम्मीद से कि अगर ये ग्रो कर रहा है आगे तो हमें प्रॉफिट दे जाएगा, बट इन केस अगर ये डाउनफॉल होना शुरू हो गया तो आपने एक लिमिट सेट कर दी है अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू कि हाँ, इसके बाद जो है हमारा शेयर एट ए टाइम जब 99 आए तो सेल हो जाए, तो इसी लिमिट को कहते हैं हम लोग स्टॉप लॉस लिमिट। ठीक है, उसी तरह जब भी ट्रेजरी जो है, ट्रेजरी मार्केट में फंड इन्वेस्ट करती है तो उसको भी तो इस पोजीशन से ये होना पड़ता है, तो वहाँ ट्रेजरी भी क्या करती है? स्टॉप लॉस लिमिट लगाती है, स्टॉप लॉस लिमिट लगाती है। तो वही कहता है स्टॉप लॉस लिमिट रिप्रेजेंट द फाइनल स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग ट्रेडिंग ऑपरेशन। ठीक है, when the market moves adversely the open position will result in loss. A dealer typically would like to wait till the market turns around so that he can close the position with the profit. वो क्या करता है? जैसे मैंने कहा ना, 100 रुपए की आपने खरीदी, ये प्रॉफिट में आगे चल रहा था तो प्रॉफिट है। इन केस अगर प्रॉफिट में बुक कर लिया, प्रॉफिट बुकिंग हो गई बाय द ट्रेजरी, तब तो कोई इशू नहीं। इन केस अगर ट्रेजरी ने और एक्सपेक्ट किया कि हाँ ये मार्केट और मूव करेगा बट उसकी बजाय डाउनफॉल हो गया, तो ट्रेजरी पहले ही यहाँ पे जो है ना 99 पे स्टॉप लॉस लगा देता है, इससे नीचे हमारा शेयर का भाव ना गिरे, ठीक है, निकल जाए। द स्टॉप लॉस लिमिट प्रिवेंट द डीलर फ्रॉम वेटिंग indefinite and limit losses to a travel which is acceptable to management, which in the bank position to observe. If a stop loss limit is 5,000, the dealer must close his position seller by when the market rate reaches at the level
एंड डीलर इनिशिएटेड पोजीशन रीच द लेवल अप टू 5000। 5000 की लिमिट अगर लगाई गई है तो डीलर को 5000 तक की लिमिट के लिए अपना काम करना। एनी वायलेशन ऑफ स्टॉप लॉस लिमिट इज विवेट सीरियसली, ठीक है। द स्टॉप लॉस लिमिट आर प्रिस्क्राइब्ड पर डे, पर डील, per day deal, per month deal and also aggregate loss limit per year। स्टॉप लॉस लिमिट ये जो है पर डे के हिसाब से होता है, पर डे, पर डील, पर मंथ एंड एग्रीगेट फॉर 1 ईयर। कहता है बैक ऑफिस नीड टू मॉनिटर ऑल। मॉनिटरिंग पार्ट जो है ना बैक ऑफिस का है, ठीक है, ये काम करता है। बैक ऑफिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वैल्यूएशन ऑफ डील्स if it is found that the open position upon valuation are found to be resulting in loss, the front office should be immediately informed for applying a stop loss limit, ठीक है। The forex trading position need to be valued daily for the purpose। Stop loss limit are applied on the security trading in the different manner as price movement in securities market are larger and more irregular, and as the market is less liquid as compared to forex market, market risk is controlled in terms of mark to market वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, ठीक है। एक्सपोजर सीलिंग लिमिट। एक्सपोजर सीलिंग लिमिट का मतलब हो गया किसी भी एक्सपोजर में कितनी लिमिट हो सकती है, तो उसी को एक्सपोजर सीलिंग लिमिट कहते हैं। एक्सपोजर लिमिट आर केप्ट इन प्लेस ऑफ, सॉरी फ्रेंड्स, exposure limit are kept in place to protect the bank from credit risk and counterparty risk। Credit risk is in treasury may be split into default risk and settlement risk। Default risk is typically when the bank lend in a money market mainly to other banks, the borrowing bank may fail to repay the amount due to debt, ठीक है। ये फिर वही सब चीज है कि एक जगह इकट्ठा नहीं होना है। अब मेन कहता है द सेटलमेंट रिस्क रेफर टू द पॉसिबल फेलियर ऑफ काउंटर पार्टी टू द ट्रांजेक्शन, ठीक है। काउंटर पार्टी के फेलियर से रिलेटेड है सेटलमेंट रिस्क, which is generally a bank or financial institution to deliver settle their part of a transaction, while ideally all deals should be take place in DVP, delivery versus payment mode, it is not always possible to achieve the standard either for want of institutional mechanism or due to physical barriers। Delivery of a government security is already taken place against payment, as the bank have both the securities account SGL and funding account with RBI, so that debit and credit can be take place simultaneously। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में तो क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो है डेबिट और क्रेडिट ये क्या है साइमल्टेनियसली हो जाती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इन फॉरेन exchange transaction, the time gap between the rupee settlement and foreign currency settlement is unavoidable। When the FC settlement takes place in a different time zone, the settlement risk is bankruptcy or inability of the counterparty whatsoever reason complete their lag of transaction, ठीक है। The limit is vary in relation to period of exposure, whether is obligation is for overnight, 3 months, 6 months, and longer the exposure greater is the risk and टाइम लिमिट एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, ठीक है। जो भी आपका ये होगा एक्सपोजर होगा तो इसमें जो रिस्क होगा ना उसी पीरियड के हिसाब से रिस्क होगा। जैसे आपने 3 मंथ के लिए कोई किया एक्सपोजर लिया, 6 मंथ लिया, 1 ईयर लिया या लॉन्गर पीरियड का लिया, तो इसमें रिस्क भी जो है उसी हिसाब से होता है। Exposure limit are fixed for foreign exchange and money market brokers in order to avoid business concentration, even though they are intermediary and not counterparty, while the limit are generally left bank discretion। Reserve Bank of India imposes ceiling of 5% total business in a year for individual banker, subject to exceptions being reported to bank management for ratification, ठीक है। अब ये सब तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन रिजर्व बैंक ने कहा क्या कहा कि while the limit there are generally left to the bank discretion, but Reserve Bank of India has imposed ceiling of 5% total business in a year
for individual broker subject to exception being reported to the bank management for rectification। ठीक है। अब कहता है बैक ऑफिस एंड मिड ऑफिस टू इंश्योर ट्रेजरी कंप्लाइज विद एक्सपोजर लिमिट मेटिकुलसली। नेक्स्ट है मार्केट रिस्क और ट्रेड मार्केट रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या है? मार्केट मतलब जो मार्केट से रिलेटेड रिस्क है। तो यह कहता है वाइल यहाँ पे जो है देखिए 10 मार्केट रिस्क कन्फ्लुएंस of liquidity risk, interest rates, exchange rate risk, equity risk, commodity risk. Considering all these factors, the Bank of International Settlement defines देखिए market risk क्या है? While describing the conventional control above, we have frequently referred to default by counterparty and market movement. We are indirectly referring to two types of risk faced by the bank in all spheres of the activity. One of the credit risk and another risk losing fund investment through the industry fully or partly on account of the failure of counterparty to honor the obligation. Then there is a market risk। ठीक है। लेकिन मार्केट रिस्क में क्या है, बहुत सारी चीजें आती हैं। लिक्विडिटी रिस्क आता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क आता है, एक्सचेंज आता है, इक्विटी रिस्क आता है, कमोडिटी रिस्क आता है। ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है? इंटरेस्ट रेट रिस्क refer to rise in interest cost or liability or a fall of interest earning from assets। ठीक है। ending the business profit। लाइबिलिटी पर अगर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रहा है, लाइबिलिटी पर इंटरेस्ट का जो कॉस्ट है हमारा, अगर वो इंक्रीज कर रहा है या एसेट पर फॉल कर रहा है, इंटरेस्ट रेट जो है ना आपका फॉल कर रहा है, तो क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क का राइज होता है। ठीक है। The interest rate risk is present wherever there is a mismatch between asset cash flow and liability cash outflow. The incremental deposit fund of the bank, say with the average maturity of 1 year, to be extended, they are not lent and are invested by the treasury, say in 3-month T-bills. If the yield T-bill which changes every 3 months does not match with the cost and the deposit not earning bank will be negative। चलिए, इंटरेस्ट रेट रिस्क वही है कि लाइबिलिटी पोर्शन पे जो अगर आपका इंटरेस्ट बढ़ गया समय से पहले, मैच्योरिटी से पहले, या एसेट पे जो है फॉल हो गया, तो इससे जो रिस्क अराइज होगी वो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट रिस्क। करेंसी रिस्क क्या है? करेंसी रिस्क और एक्सचेंज रिस्क इज ऑल्सो मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रिस्क। इंटरेस्ट रिस्क इसका ही पार्ट है, ऑल्दो फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी इट इज डिफाइंड एज ए कंपोनेंट ऑफ मार्केट रिस्क। ठीक है। Interest rate are influenced by the factors like domestic money supply, rate of inflation, activity in debt and equity market। ठीक है, which also influence exchange rates। However, exchange rates are influenced more by external trade। फ्रेंड्स वही उसी का उदाहरण दिया हुआ है। अब यहाँ रिस्क मेजरमेंट का क्या पार्ट है? वैल्यू ऑफ रिस्क, वैल्यू एट रिस्क एंड ड्यूरेशन। द मूवमेंट इन करेंसी प्राइस और सिक्योरिटी प्राइसेस cannot be accurately predicted and uncertainty associated with their price movement gives rise to the price risk। At the same time, the treasury should have some idea inherent risk and the way they would affect this position। This quest for risk solution led to two important measures of risk known as value of risk and duration risk। ठीक है। वैल्यू एट रिस्क क्या होता है? वैल्यू एट रिस्क इज ए स्टैटिकल मेजर इंडिकेटिंग द वर्स्ट पॉसिबल मूवमेंट ऑफ मार्केट रेट over the given period of time under normal market condition at a defined confidence level। ठीक है। वैल्यू एट रिस्क क्या है? VAR जिसको बोलते हैं, ये वर्स्ट पॉसिबल जो हमारा वर्स्ट पॉसिबल मूवमेंट क्या हो सकता है किसी टाइम पीरियड में
एट ए डिफाइंड कॉन्फिडेंस लेवल, तो उसे ही हम वैल्यू एट रिस्क बोलते हैं. फॉर इंस्टेंस एन ओवरनाइट वैल्यू एट रिस्क 45 basis point for USD INR rate 95% confidence level implies that there is only 5% chance of rate worsening beyond 45 days basis point next day. If today's spot is 64, tomorrow the worst possible export to be assumed क्या 63.55. मतलब 5% जैसे उदाहरण आपको दिया है कि कोई ओवरनाइट वैल्यू एट रिस्क जो है 45% फॉर यूएसडी लगाया है, ठीक है, एट कितना 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे. 95% कॉन्फिडेंस लेवल कहने का मतलब है कि 100 में 95 तो सही है, पांच ही गड़बड़ होने की संभावना है, ठीक है. उसी तरह से कहता है कि इफ टुडे स्पॉट रीच 64, टुमारो द वर्स्ट पॉसिबल रिस्क क्या हो सकता है, लॉस 5 पैसा हो सकता है, ठीक है ना, सॉरी 55 पैसा हो सकता है, 55 पैसा हो सकता है, 45 पैसा हो सकता है. तो हमारा जो वर्ष जो होगा, तो हमारा सबसे जो लास्ट चांस होगा वो 63.55 पर होगा. There are number of ways with technical variation to calculate VAR. Three popular approaches of VAR is, पहला है parametric approach. Based on the sensitivity of various risk component, the approach is also called correlation approach or covariance approach. ठीक है. अब हमारा सबसे पहला जो है वो क्या है, parametric approach. ठीक है. Various risk component. This approach is also called correlation approach. Correlation approach और variance, ठीक है, covariance approach. Second approach is based on the Monte Carlo simulation. Second क्या है, Monte Carlo simulation, ठीक है, where number of scenarios are generated at random and their impact of subject to the subject stock price exchange rate is studied. ठीक है. थर्ड जो है हमारा यूज हिस्टोरिकल डाटा है, ठीक है. तो जो हमारा थर्ड अप्रोच है वो क्या है, हिस्टोरिकल डाटा. किसी हिस्ट्री से ले लिए, उससे जो डाटा हमारा जनरेट हुआ उसे हिस्टोरिकल डाटा कहते हैं. अब यहाँ जो मेन कहता है कि VAR इज मोस्ट कॉमनली यूज टू मेजर ओवरनाइट रिस्क. वैल्यू एट रिस्क जो है ना, मोस्ट कॉमनली कहाँ यूज किया जाता है मेजर करने के लिए, वैल्यू एट ओवरनाइट में, और रिस्क ओवर शॉर्ट पीरियड, ठीक है, say 1 month. VAR is a no longer period is calculated as overnight VAR multiplied by square root of n, ठीक है, where the period for which VAR is required. However, longer period VAR is not a valid measure. लंबे समय के लिए VAR क्या है, VAR शॉर्ट पीरियड या ओवरनाइट के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है. जो सेकंड है हमारा ड्यूरेशन अप्रोच, ठीक है. ड्यूरेशन इज अ मेजर वाइडली यूज्ड इन investment business. Through the concept of duration is applicable all asset and liability where interest rate risk is present. To understand duration, we need to be familiar with the concept of YTM or yield to maturity of a bond. Treasury invest in a government security and non-government security of a various description which bills, bonds, debentures, hereafter referred as a bond, ठीक है, which is payable on 100% value of the bond for value of as at the time of issue. However, the bonds may be traded at a discount ₹100, a premium greater than 100 depending upon the interest rate trend in the market. प्रेजेंट वैल्यू का जो निकालने का फॉर्मूला है एनपीवी, वो क्या है, पीवी माइनस मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज जीरो. यील्ड इज इफेक्टिव रेट ऑफ द रिटर्न अराउंड इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड. फ्रेंड्स, ये न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड है, इसको मैं आपको न्यूमेरिकल्स के रूप में बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है. वही है, YTM वाला है. ड्यूरेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ईयर्स
ये सारे उसी के पार्ट्स हैं ड्यूरेशन के, ठीक। द लॉन्गर द ड्यूरेशन ग्रेटर इज द सेंसिटिविटी change in interest. The duration thus help compare bonds with different structure to find out. नेक्स्ट देखते हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ये भी मैं आपको बताऊंगा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज मोर डायरेक्ट मेथड फॉर मेजर प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ ए बॉन्ड। किसमें यूज किया जाता है? प्राइस सेंसिटिविटी को मेजर करने में, प्राइस सेंसिटिविटी, ठीक है। तो मेजर द एमडी इज अराइव्ड बाय डिवाइडिंग द ड्यूरेशन with the interest rate, which is actually principal plus interest for the 1 year expressed 1 plus y where y is yield। इसका फॉर्मूला मैं आपको जब ये बताऊंगा फिर न्यूमेरिकल्स उस समय डालूंगा। अब मेन ये कहता है यूज ऑफ डेरिवेटिव रिस्क मैनेजमेंट। डेरिवेटिव आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट which are derived from the value based on the underlying market for a commodity or financial product. Derivatives are used to protect treasury transactions from the market risk. Derivatives are also useful in managing balance sheet risk. Asset liability management. For instance, if an asset is highly sensitive to the interest rate, interest into floating rate by entering into the interest rate swaps. सम अप आ गए, हम लोग सम अप देखते हैं। फ्रेंड्स ये चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरेटिकल, बाद में 2 न्यूमेरिकल्स के रह जाएंगे, वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। जब ये मॉड्यूल 6 कंप्लीट होने के बाद जो है मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको ऐड करूंगा। तो कहता है ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट इज ए कंसीडर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एडवाइस मार्केट मूवमेंट में रिजल्ट इन इंस्टेंट लॉस। एडवर्स मार्केट मूवमेंट होगा तो क्या होगा? लॉस होगी। ट्रेजरी ट्रांजेक्शन आर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन रिलेटेड relatively low capital. High leverage means that the losses can be disproportionate to capital employed in treasury, ठीक है। कीवर्ड्स है, लीवरेज क्या है? इट इज रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस कंसर्न टू बोरो और बिल्ड अप द एसेट्स on the basis of a given capital. In case of company it is expressed as a debt and equity ratio. किसी भी कंपनी के केस में जो है ना, डेट इक्विटी रेशियो क्या हो गई? डेट बाय इक्विटी रेशियो। तो यही जो है लीवरेज हो जाता है, ठीक है। कंफर्मेशन क्या है? ट्रेजरी डील्स आर डन नॉर्मली ओवर द फोन और ओवर द डीलिंग स्क्रीन। द डील टर्म्स are confirmed in writing from back office. Back office is counterparties to facilitate authentication and verification of the transaction. DVP क्या है? Delivery versus payment means one account is debited and another account is credited at the same time, ठीक है। RTGS तो real time gross settlement. Cost to carry, it refers interest cost of a fund locked in a trading position. Mark to market क्या कहता है? Often the valuation are provided by FedI in case of the first transaction, ठीक है। Mismatch, मार्क टू मार्केट फिर से देख लीजिए। इट इज ए वैल्यूएशन ऑफ अ ट्रेडिंग पोजीशन अप्लाइंग करंट मार्केट वैल्यू और सिक्योरिटी प्राइस एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। मिसमैच समझ ही रहे हैं, एसेट लायबिलिटी में जो डिफरेंस आएगा वो मिसमैच होगा। और बैलेंस शीट क्या है? सच एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, लेटर क्रेडिट्स एंड गारंटीज व्हिच मे नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट। स्पेकुलेशन क्या है? रीसेल ऑफ द रीपर्चेज एसेट्स एंड प्रॉफिट मूव। वोलेटिलिटी क्या है? फ्लक्चुएशन ऑफ मार्केट विद रेफरेंस टू वेरिएबल्स, ठीक। यील्ड कर्व लाइन है एक, यील्ड कर्व रिस्क, ठीक है। स्वैप किसे कहते हैं? एसेट एंड लायबिलिटी के एक्सचेंज को, एसेट और कैश फ्लो प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम को ये स्वैप कहते हैं। मैक्रो हेजिंग, हेजिंग ड्यूरेशन गैप, द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट एसेट्स एंड एग्रीगेट लायबिलिटी ऑफ ए बैंक इंस्टेड ऑफ हेजिंग इंडिविजुअल एसेट्स, ठीक है। कुछ यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये जरा देखिए। कहता है फॉर इंश्योरिंग इफेक्टिव रिस्क कंट्रोल आरबीआई एक्सपेक्ट बैंक टू फैसिलिटेट फंक्शनल सेग्रीगेशन बिटवीन, इसके बीच में, तीनों के बीच। द मोस्ट इंपोर्टेंट वेल प्रोनाउंस्ड रिस्क ट्रेजरी इज मार्केट रिस्क। द फॉलोइंग लिमिट इज ट्रेजरी आर मेंट टू बाय कंट्रोलिंग मार्केट रिस्क, क्या? इंट्राडे, ओवरनाइट एंड ओपन पोजीशन लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट, ठीक है। वैल्यूएट रिस्क, प्रोबेबल रिस्क जो टाइम होरिजन जो है
एट ए गिवन कॉन्फिडेंस लेवल। यील्ड एंड प्राइस ऑफ ए बॉन्ड मूव, क्या इन्वर्सली, इन्वर्स रिलेशन होता है, जो भी यील्ड होगा और टाइम होगा, ठीक है, प्राइस बॉन्ड का ये इन्वर्स रिलेशन ऐसे चलता है, ठीक है, इन्वर्सली रिलेटेड, सॉरी क्या, इन्वर्सली रिलेटेड होता है प्राइस, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जो है ये यूनिट समाप्त हुआ। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा, चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, चैनल बैंकिंग क्लासेस जो है क्लासेस, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और एक बेल होती है छोटी सी घंटी, यहाँ आप इसका बटन अगर पुश कर देंगे तो नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आपका थैंक यू।